हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ये कंसेप्ट जिसका ये लेक्चर सेकंड है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था हाउ टू डू पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन द फैक्टर्स आर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। इस लेक्चर में हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू डू पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन द फैक्टर्स आर लीनियर एंड रिपीटेड। तो जो क्वेश्चन मुझे करवाना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। क्वेश्चन क्या दिया है, 3x-2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में दिया है x+3 का, बस x+3 दिया है, उसका कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है। तो देखो ये x+3 दिया है, ब्रैकेट के अंदर x की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियर फैक्टर हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में x+1 ये टर्म दिया है और वहाँ पर भी x की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, यानी कि बाय डिफॉल्ट वहाँ पर 1 है ना। तो इस ब्रैकेट के अंदर x की पावर 1 है, इसका मतलब ये भी लीनियर फैक्टर हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में भी x की पावर 1 है, ये इसका मतलब वो भी लीनियर फैक्टर हो गया। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, जो x+1 ये जो ब्रैकेट है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। कितनी बार, 2 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का हो जाएगा, लीनियर फैक्टर विच आर रिपीटेड। देखो x+1 ये रिपीट हुआ है ना 2 बार, इसका मतलब लीनियर और रिपीटेड फैक्टर्स, ये वाली कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगी। अभी देखो पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर फंक्शन के लिए निकलता है। प्रॉपर फंक्शन को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ प्रॉपर फंक्शन के लिए निकलता है। ये वाला तो ये जो क्वेश्चन लिया है सामने वो प्रॉपर फंक्शन ही, कैसे पता चलेगा, ऊपर x की टोटल पावर कितनी है, 1 है, और नीचे x की टोटल पावर कितनी है। देखो ये x+1 को अगर मैं एक्सपांड करूँगा तो यहाँ से x की पावर 2 हो जाएगी, x स्क्वायर इंटू ये x, यानी कि डिनोमिनेटर में x की टोटल पावर कितनी होगी, 3 होगी, और ऊपर न्यूमरेटर में x की टोटल पावर कितनी है, 1 है। न्यूमरेटर में x की टोटल पावर कम है ना डिनोमिनेटर से, तो इसके कारण ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे किया जाएगा इसके स्टेप, इसका फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन। ये न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखना है मुझे, 3x-2। डिनोमिनेटर भी यहाँ पर एज इट इज़ लिखूंगा, x+1 का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में x+3। सबसे पहले लीनियर फैक्टर विच आर नॉट रिपीटेड, तो उसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ। यहाँ पर x+3 इज अ लीनियर फैक्टर विच इज़ नॉट रिपीटेड, तो उसके ऊपर एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज़ a अपॉन x+3, ठीक है। उसके बाद ये x+1 है तो लीनियर फैक्टर, लेकिन 2 बार आया है, ठीक है। लेकिन पहले पहले इसको एक बार होकर ही वो दूसरी बार जाएगा ना, तो एक बार होकर ही वो दूसरी बार जाएगा, ठीक है। यानी कि पहली बार होगा, वापस दूसरी बार आएगा, तब उसका रिपीटेशन कंसिडर किया जाएगा। तो ये अगर मैं एक ही बार आता है तो मैं अपॉन में एक बार x+1 लिखा और उसके ऊपर एक दूसरा कांस्टेंट लिया b, a के बाद b कांस्टेंट लिया, प्लस। लेकिन x+1 ये फैक्टर रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो उसके कारण ये c लिखकर उसके नीचे क्या लिखना है मुझे, x+1 का होल स्क्वायर लिखना है, राइट। इतना आया समझ में होगा। चलो अब ये लीनियर फैक्टर है तो इसके कारण ऊपर एक ही कांस्टेंट आ रहा है। x+1 ये लीनियर फैक्टर है, उसके कारण ऊपर एक ही कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ पर देखो c के अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि वो 2 बार रिपीट हुआ था। अगर कंसिडर करो यहाँ पर ये x+1 स्क्वायर की जगह पे क्यूब होता तो हम लोग क्या लिखते थे, +d अपॉन x+1 का होल क्यूब, यानी कि सीक्वेंस वाइज उसका पावर बढ़ते 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 जितना बढ़ रहा है, जितना रिपीटेशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ता था। इसके बाद की स्टेप क्या होगी, देखो एक इमेजिनरी सर्कल कंसिडर करो और उस इमेजिनरी सर्कल को यहाँ पे पुट कर देना हर जगह पे, ठीक है, हर एक टर्म के बाजू में। इस इमेजिनरी सर्कल में मुझे क्या कंसिडर करना है, लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर कंसिडर करना है। तो यहाँ पे पीछे क्या हो जाएगा, ओनली 3x-2 रहेगा, इज इक्वल टू ए के बाजू में इस इमेजिनरी सर्कल में अगर हम लोग लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर कंसिडर कर रहे हैं तो ए के बाजू में क्या रहेगा, x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा ए के साइड में, ए के बाजू में x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी के बाजू में उस सर्कल में अगर मैं लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर पुट कर रहा हूँ तो ये x+1 एक ही बार आया हुआ है, तो यहाँ से x+1 का होल स्क्वायर है, तो x+1 एक बार वाला कैंसिल हो जाएगा और एक बार बचेगा, तो b के बाजू में क्या आएगा, x+1, और उसके बाजू में ये वाला ब्रैकेट दैट इज़ x+3, ठीक है, प्लस सी के साइड में कौन सा टर्म कैंसिल होगा, इस सर्कल में अगर हम लोग लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर पुट करते हैं तो x+1 का होल स्क्वायर विल गेट कैंसर और क्या रहेगा, ओनली x+3। सी के साइड में क्या रहेगा ब्रैकेट में, x+3, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अभी देखो इस स्टेप में मुझे क्या करना है, मुझे a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालते वक्त b और c इस टर्म के साथ कौन सा टर्म सेम आया, कॉमन है, b और c के बाजू में x+3 और x+3 ये टर्म कॉमन है ना, तो हम लोग x की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे ताकि b और c ज़ीरो हो जाए। तो वो कैसे मिलेगा हमें, ओनली इफ़ आप सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -3। अभी देखो यहाँ पर x की वैल्यू अगर -3 होगी, -3 + 3 ये ज़ीरो हो जाएगा,
एक्स की वैल्यू अगर -3 होगी, -3 + 3 ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब बी और सी टर्म 0 हो जाएंगे। डायरेक्टली हमें ये ए वाला टर्म मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में भी एक्स है तो वहाँ पर भी मुझे एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है जो कंसिडर की हो, दैट इज़ -3। तो 3 × -3 कितना हो जाएगा पीछे, ये ऐसे लिख देता हूँ पहले 3 और ब्रैकेट में -3 लिख देता हूँ, -2 यहाँ पर ए लिखा, -3 चलिए इसको भी ऐसे लिख देते हैं, -3 + 1 ब्रैकेट में लिखा और उसका स्क्वायर किया। ये बी और सी 0 हो रहा है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेफ्ट साइड में कितना होगा, 3 × -3 -9, यहाँ पे -2 इज इक्वल टू -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे लिखूँगा 4a। पीछे कितना हो जाएगा -11 और अपन का 4 ये 4 अपॉन में आ जाएगा a, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई -11/4। ठीक है, इतना है समझ में। अभी देखो, अभी हमें क्या निकालना है, b निकालना है या फिर c निकालना है। क्या कहा, b और c दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अभी देखो, अगर मैं b और c निकालना है ना, तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ a और c में कुछ कॉमन है क्या। a और c में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो a और b में कोई कॉमन है क्या टर्म, ठीक है। a और b में मतलब a के साथ और b के साथ आए हुए कांस्टेंट टर्म कोई कॉमन है क्या, ठीक है। तो a के साथ x+1 ये टर्म 2 बार आया है, b के साथ x+1 ये टर्म एक ही बार आया है, ठीक है। तो इसका मतलब a के साथ x+1 है और b के साथ x+1 है, ये टर्म कॉमन है ना। तो वो a और b में कैसे जीरो कर सकता हूँ, इफ़ आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -1, इफ़ आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -1 तो ये -1 + 1 ये b पूरा हो 0 हो जाएगा। अगर x की जगह पे हम लोग -1 लेते हैं तो ये a वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, c हमें मिल सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू -1 कर दिया। लेफ्ट साइड में भी x है तो 3 -1 ये -2 होगा। a और b 0 हो रहे हैं तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये c लिखा। ये -1 + 3 कितना हो जाएगा 2, 3 ये 3 × -1 -3 और ये -2 -5 पीछे, यहाँ पे क्या रहेगा 2c। देयरफॉर डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं c इज इक्वल टू -5/2। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी मुझे a मिल गया, मुझे c भी मिल गया, तो b कैसा निकालेंगे। तो b की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग x की वैल्यू कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, एक्सेप्ट जो वैल्यू ऑलरेडी कंसिडर किया था वो छोड़कर, ठीक है। मैंने क्या कहा, b की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग x की वैल्यू कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, एक्सेप्ट जो वैल्यू हम लोगों ने पहले कंसिडर की है वो। x की वैल्यू हम लोग कुछ भी कंसिडर करेंगे, एज वेल एज जो a और c आया है ना उसको भी यूज़ किया जाएगा। क्या कहा, x की वैल्यू हम लोग कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो a और c की वैल्यूज़ आई है उसे यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेता हूँ क्योंकि 0 ईजी है, कैलकुलेशन करने में ईजी पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू कितना किया, 0 किया। उसके बाद a कितना आया हुआ है, a इज इक्वल टू -11/4 आया था वो लिया, और c कितना आया था -5/2 वो भी लिया। ये सारी वैल्यूज हम लोग ऊपर के इक्वेशन में पुट करेंगे। ये ऊपर का इक्वेशन यानी कि ये यहाँ पर देखो मैं एरो कर देता हूँ उस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 है तो ये 3 × 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा लेफ्ट साइड में -2 इज इक्वल टू 0 + 1, 0 + 1 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 × 1 या दैट इज -11/4 लिखना है, प्लस b 0 + 1 1, 0 + 3 3, 3 × 1 3, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3b, बीच में कितना आ जाएगा 3b, प्लस c की वैल्यू देखो कितनी लिखनी थी मुझे -5/2, ये प्लस लिखा, c की वैल्यू -5/2 पुट कर दी, और ये 0 + 3 कितना रहेगा 3 रहेगा, इंटू फिर ये 3 करना पड़ेगा। इतना आया समझ में। चलिए ये स्टेप तो यहाँ पर या मैंने बोली लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दी होगी, वापस बताता हूँ मैं। देखो ये x की जगह पे 0 लेना था तो यहाँ पर मैंने x की जगह पे 0 लेकर यहाँ पर -2 लिखा। उसके बाद a की जगह पे कितना लेना था मुझे, a की जगह पे ये -11/4 लेना है, यहाँ पर ये वैल्यू है। a की जगह पे -11/4 लिखा, x की जगह पे 0 है, 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 × a दैट इज a की वैल्यू रहेगी -11/4, प्लस x की वैल्यू 0 है, 0 + 1 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 है, 0 + 3 3 हो जाएगा, 1 × 3 3, और तो यहाँ पे क्या बचेगा 3b रहेगा, प्लस c की वैल्यू पुट कर दी, देखो यहाँ पर c है, c की वैल्यू पुट कर दी -5/2 इंटू x कितना लिया था 0 लिया था, 0 + 3 कितना रहेगा 3। इतना क्लियर है, तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। ये -11/4 है, लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा +11/4, ये -2 एज इट इज़, और देखो ये -5 × 3 -15, लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या होगा +15, +15/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3b। तो ये जो लेफ्ट साइड का जो भी
टर्म्स है, मैं उसको कैलसी से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करके देखता हूँ वैल्यू कितनी होती है। पहला टर्म है 11/4, उसके बाद दिया है -2 प्लस 15/2, 15/2। ठीक है, तो वो सब कुछ कैलकुलेट करने पर कितना मिला, 33/4 मिला। लेफ्ट साइड में मिला 33/4 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है 3b। तो देखो ये 3 नीचे आएगा तो ये 33 को कैंसिल करेगा ना, तो देयरफॉर यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 11/4। इतना क्लियर हुआ। देखो b की वैल्यू के नीचे अंडरलाइन किया फिर मैंने, तो ये जो a b और c की वैल्यू आई है ना, वो हमें इस इक्वेशन में पुट करनी होगी। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको नंबर नहीं किया है लेकिन मैं यहाँ पे उसको नंबर कर देता हूँ अभी। ठीक है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, उसमें हमें ए बी और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। देखो लेफ्ट साइड में क्या है मेन क्वेश्चन, तो जैसा क्वेश्चन है उसको लिख देता हूँ। क्वेश्चन पे क्या था 3x-2 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर था x+3। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू, उसके बाद मुझे ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू कितनी आई थी -11/4, ये -11/4 लिखकर अपॉन में क्या था उसके नीचे x+3 लिख दिया, प्लस अभी बी की वैल्यू कितनी आई थी 11/4, उसके नीचे क्या लिखूंगा मैं x+1, और प्लस सी की वैल्यू कितनी आई थी -5/2, -5/2, और यहाँ पे क्या लिखना है हमें x+1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x+1 ये टर्म कितनी बार रिपीट हुआ था, 2 टाइम्स रिपीट हुआ था। इस तरीके से मेरा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद मैं अभी मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिया फिर मैंने यहाँ पर 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिया है, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1+x। इतना क्लियर हुआ। ऊपर तो देखो ऊपर x की पावर कुछ है भी नहीं, x की पावर कुछ नहीं, मतलब x की पावर 0 है ना, एनीथिंग रेज़ टू 0 कितना होता है 1 होता है, तो ऊपर x की पावर 0 है, और नीचे इस x की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी अगर इसको एक्सपांड करता हो तो वो, और ये x की पावर 2 जो इसके इस x के साथ इंटू होगा तो टोटल पावर डिनोमिनेटर में कितनी होगी x की 3 हो जाएगी। ऊपर x की पावर 0 है, नीचे x की पावर टोटल कितनी 3 है, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर रैशनल फंक्शन, सॉरी प्रॉपर रैशनल फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका रैशनल फ्रैक्शन करना है, अभी पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर फंक्शन हो गया। इतना क्लियर है, और प्रॉपर फंक्शन का ही रैशनल पार्शियल फ्रैक्शन निकलता है, प्रॉपर फंक्शन का ही पार्शियल फ्रैक्शन निकलता है। ठीक है, अभी देखो कौन सा फैक्टर लीनियर है 1 - x, ये तो लीनियर फैक्टर है लेकिन कितनी बार आया है 2 बार आया है, और ये 1+x ये भी फैक्टर लीनियर है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर ये स्क्वायर बाहर नहीं था, x की पावर में था। करेक्शन करो थोड़ा क्वेश्चन में मैंने करेक्शन कर दिया। जो पावर में स्क्वायर लिखा था ना वो पूरे ब्रैकेट के बाहर नहीं था, x के पावर में था। इतना क्लियर है। तो अगर मैं ब्रैकेट के अंदर ये लेफ्ट वाले टर्म को देखता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर x की पावर कितनी है 1 है। ठीक है, इसका मतलब ये लीनियर फैक्टर हो गया। और यहाँ इस ब्रैकेट में आता हो तो इस ब्रैकेट में x की पावर कितनी है 1 नहीं है, 1 छोड़कर 2 है। इसका मतलब ये तो लीनियर फैक्टर नहीं है ना, ये जो 1 - x² दिस इज नॉट लीनियर फैक्टर। लेकिन क्या 1 - x² के फैक्टर पढ़ते हैं, ये मैंने क्वेश्चन किया। मैंने क्या क्वेश्चन किया 1 - x² के फैक्टर पढ़ते हैं या नहीं। तो अगर हमारे पास फॉर्मूला पता होता है, ये फॉर्मूला दैट इज a² - b², तो हमें पता चलता है इसका एक्सपेंशन कैसे होगा a+b, और ये a-b होगा, राइट। तो मेरे पास अगर 1 - x² है तो उसको ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। दैट इज़ वो क्या हो जाएगा 1+x, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 - x। ठीक है, तो 1 - x² दिस गेट्स एक्सपांड इंटू 1+x इंटू 1 - x। तो इसका मतलब ये फैक्टराइजेबल हो गया ना, तो उसको हम लोग फैक्टराइजेबल करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन को लिख रहा हूँ आगे, कैसे लिख सकता हूँ मैं 1/1 - x का स्क्वायर था, और बाजू में क्या था 1+x। दिस कैन बी रिटन एज 1/1 - x इन अदर ब्रैकेट 1+x, और ये ऑलरेडी वाला टर्म दैट इज 1+x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, ये तो 1+x का रिपीटेशन दिख रहा है ना, फिर तो उसको मैं कैसे लिखूंगा 1/1 - x एक ब्रैकेट में, और रिपीटेशन कितना मिल रहा है 1+x का होल स्क्वायर, 1+x का होल स्क्वायर। इतना आया समझ में। अभी देखो पहले 1+x एक ही बार था, लीनियर फैक्टर लग रहा था और नॉन रिपीटेड लग रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करता हूँ तो इसके फैक्टर पढ़ते हैं, अगर इसके फैक्टर पढ़ते हैं तो उसको एक्सपांड करो बाय द कंसर्न फॉर्मूला,
तो ये देखो रिक्वायर्ड फॉर्मूले से उसको एक्सपांड करने पर ऐसा मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या समझ में आ जाता है कि 1+x ये टर्म की रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब जो मुझे अगर ये इस मेन क्वेश्चन का पार्शियल फ्रैक्शन करना है, इसी का मतलब क्या हो रहा है, हमें इस फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करना है। इतना समझ में आ रहा है, जिसमें 1 - x ये लीनियर फैक्टर है क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट की पावर में 1 है और यहाँ पर भी x की पावर में कितना है, 1 है। ये इसका मतलब ये भी लीनियर फैक्टर है, लेकिन कितनी बार रिपीट हुआ है, वो 2 बार रिपीट हुआ है। तो उसको देखो किस तरीके से लिखा जाएगा, नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ मैं। लेफ्ट साइड में ये टर्म लिखेंगे हम लोग और राइट साइड में कांस्टेंट लेने होंगे, कांस्टेंट के साथ टर्म लिखने होंगे, ठीक है। देखो तो लेफ्ट साइड में ये टर्म वापस लिख दूंगा एज इट इज़। वो क्या आया था, 1/1 - x एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या आया था, 1+x का होल स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है। 1 - x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1+x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - x। ये लीनियर फैक्टर है जो कि नॉन रिपीटेड है, तो उसके लिए एक ही कांस्टेंट आएगा ऊपर, 1 - x लिखेंगे हम लोग, प्लस 1+x रिपीट तो x से ही ऊपर गुजरेगा ना, यानी कि पहले तो फर्स्ट टर्म लेना होगा। तो पहले फर्स्ट टर्म लिख देता हूँ अपन में, दैट इज़ 1+x और उसके ऊपर एक कांस्टेंट b। नेक्स्ट 1+x का रिपीटेशन है, तो क्या करना है मुझे, 1+x का होल स्क्वायर करना है और उसके ऊपर एक ही कांस्टेंट क्यों, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक इमेजिनरी सर्कल लेना है, वो यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे पुट करूँगा और यहाँ पे पुट करूँगा। इस इमेजिनरी सर्कल में हमें लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर कंसिडर करना है। इस इमेजिनरी सर्कल में हमें लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर पुट करना है। तो लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर इस सर्कल में पुट करता हो तो ये कैंसिल करेगा इटसेल्फ, यहाँ पे बचेगा ओनली 1। यहाँ पर a के बाजू में क्या बचेगा, 1 - x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली a के बाजू में 1+x का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। प्लस b के बाजू में इस इमेजिनरी सर्कल में अगर हम लोग लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर रखते हैं तो क्या बचेगा, 1+x है और ये 1+x 2 बार है, तो एक 1+x कैंसिल होगा, क्या बचेगा, एक टाइम्स 1+x बचेगा और उसके बाद में 1 - x आ जाएगा। प्लस c के साइड में क्या आ जाएगा, 1+x का होल स्क्वायर था, तो 1+x का होल स्क्वायर कैंसिल, क्या रहेगा, ओनली c के बाजू में आएगा ओनली 1 - x ये टर्म आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो b और c में कोई कॉमन टर्म है, b और c इस कांस्टेंट के साथ कोई कॉमन टर्म है, तो उसको वो टर्म को मुझे जीरो करना चाहिए। वो कैसे हो सकता है, देखो 1 - x की कॉमन टर्म है ना, तो यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो अपना काम हो जाएगा, 1 - x 1 - x ये टर्म b और c के साथ कॉमन आया हुआ है, तो उसमें अगर मैं x = 1 पुट कर देता हूँ तो 1 - 1 1 - 1 दैट इज 0 मिल जाएगा, b और c वाले टर्म 0 हो जाएंगे, तो फिर हमें a की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करना होगा, पुट x = क्या लिखा, 1। लेफ्ट साइड में x है ही नहीं तो लेफ्ट साइड में सिर्फ 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 1 क्या करना होगा, फिर x की जगह पे 1 है, 1 + 1 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो यहाँ पे क्या होगा 4a, तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सिंपली 1/4 मिल जाएगी। नेक्स्ट इतना हो जाने के बाद अभी देखो a और b इस कांस्टेंट के साथ कोई टर्म साथ में आया हुआ है, क्या आया हुआ है, दैट इज़ 1+x a के साथ 2 बार आया हुआ है और 1+x b के साथ सिर्फ एक बार आया हुआ है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या ऐसी लेनी होगी ताकि a और b टर्म 0 हो जाए, डेफिनेटली x मस्ट बी x = -1, कितना, x = -1। अगर x -1 लेता हो तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा डायरेक्टली। फिर हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, c निकाल सकते हैं। लेफ्ट साइड में x है ही नहीं तो लेफ्ट साइड का 1 लिखा एज इट इज, c के ब्रैकेट में x वही 1 रहेगा, x की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये 1 -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2c हो गया, देयरफॉर c = कितना, 1/2। अभी किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के समय मैंने क्या बोला, इस टाइप के समय थोड़ा सा ये पार्शियल फ्रैक्शन अलग टाइप के सम का है ना, तो यहाँ पर हम लोग b की वैल्यू निकालते वक्त x की वैल्यू कुछ भी कंसिडर करेंगे, क्या कहा, x की वैल्यू कोई भी कंसिडर करेंगे, इजी वाली कन्वीनियंट वाली। अभी 100 भी चलेगा, 50 भी चलेगा, 53 भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, सिंपल। तो मैं यहाँ पर वो 0 लेता हूँ और प्लस इसके साथ आए हुए a और c यूज़ करते हैं। पुट x = 0 लिया, a = 1/4 ले लिया और c कितना लेना है मुझे, 1/2 लेना है ऊपर वाले इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है ना, एरो करके दिखाता हूँ, इस इक्वेशन में हमें a 1/4 लेना है, c 1/2 लेना है और x कितना लेना है, 0 लेना है। लेफ्ट साइड में तो x है नहीं तो यहाँ पर a आएगा, सॉरी a नहीं 1 आएगा,
लेफ्ट साइड में एक्स नहीं ना, सिर्फ ये कांस्टेंट था, 1 लिखा। ए की वैल्यू कितनी लिखनी है मुझे, 1/4, और एक्स कितना लिया, 0, 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू ए की वैल्यू दैट इज़ 1/4 रहेगा ओनली, प्लस बी की वैल्यू निकाल रही है तो मुझे बी लिखना पड़ेगा। एक्स कितना है, 0, 1 + 0 1, 1 - 0 1, तो 1 इंटू 1 1, तो सिर्फ क्या रहेगा, सेंटर में बी आ जाएगा। नेक्स्ट ये प्लस था, सी की वैल्यू कितनी, हाफ, 1 - 0 1, तो यहाँ पे क्या लिखना है, सिर्फ प्लस हाफ ही लिखना है। ठीक है, तो हमें यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये 1 लेफ्ट साइड का -1/4 और ये -1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या रहेगा, राइट साइड में बी। देयरफॉर डायरेक्टली मैं यहाँ से कैलसी से ये वैल्यू बी की कैलकुलेट कर सकता हूँ। कितनी होगी वो देखो, 1 - 1/4, 1/4 -1/2। ठीक है, तो उसका आंसर कितना आता है, 1/4 होता है। तो बी की भी वैल्यू कितनी मिली हमें, 1/4 मिली। इतना समझा। तो ये सब कुछ वैल्यू मुझे कहाँ पे पुट करना है, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन जो मैं इसको नंबर कर देता हूँ, नंबर तो नहीं किया था, वापस मैं अभी नंबर कर देता हूँ। इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट वैल्यू दे दी, लेकिन यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में ये टर्म कुछ अलग है ना, ये हम लोगों ने एडजस्ट किया था, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था। इसके बदले में मैं एक्चुअल क्वेश्चन लिख सकता हूँ। देखो ऊपर की स्टेप, ये अंडरलाइन वाले पार्ट के लिए मैंने पार्शियल फ्रैक्शन निकाला, राइट, लेकिन दिस पार्शियल फ्रैक्शन इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू द गिवन क्वेश्चन, दैट इज 1/1 - x² डॉट 1 + x। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मैं एक्चुअल क्वेश्चन लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाला। अगर ये क्वेश्चन इसके लिए स्टैंड कर रहा है, इसी का इक्विवेलेंट पार्ट है, तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन आएगा वो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली फिर मैं जो हम लोगों ने ये करली लाइन के टर्म फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन निकाला है ना, मैं डायरेक्टली उसके मेन क्वेश्चन के लिए उसको फिर असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में क्या पुट करना है, सिर्फ मुझे ए बी और सी की जो वैल्यू आई है वो हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, और लेफ्ट साइड में मेन क्वेश्चन है वो उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो मेन क्वेश्चन क्या रहेगा फिर, देयरफॉर 1/1 - x² और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 + x आएगा। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन था, इज इक्वल टू मेन क्वेश्चन का हम लोगों ने ये पार्ट में इक्विवेलेंट किया था, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकला, तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन निकला वही मैं लिखूंगा, दैट इज a/1 - x, यानी कि a की वैल्यू 1/4/1 - x प्लस b/1 + x, p की वैल्यू कितनी है, 1/4, यहाँ पे लिखना है मुझे 1 + x, प्लस c की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2 आई थी, 1/2/1 + x का होल स्क्वायर, 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर है। यहाँ पे लिखा ना ये करली लाइन में, करली लाइन में ये जो लिखा वो है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद मैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ सेम कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट कौन सी है, लीनियर ऑन रिपीटेड फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है, क्या दिया है, x² + x + 2, ये न्यूमरेटर पार्ट है। अपॉन में क्या दिया है, x³ और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, x² + 3x + 2। तो यहाँ पर देखो क्लियरली पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर में x की पावर ज़्यादा है और न्यूमरेटर में x की पावर कम है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रॉपर फंक्शन हो गया, जिसको हम लोग प्रॉपर रैशनल फंक्शन भी कह सकते हैं। तो प्रॉपर फंक्शन का ही पार्शियल फ्रैक्शन निकालता है, इतना याद रखो। तो लेकिन और फैक्टर्स जो देखने हैं हमें कहाँ पे देखने होते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर भी फैक्टर देखने होते हैं, न्यूमरेटर से कुछ उसका मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर कोई किसी ब्रैकेट के फैक्टर पढ़ते हैं या फिर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर पढ़ते हैं तो उसे फैक्टराइज करना चाहिए। तो देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को मैं फिर से कैसे लिख सकता हूँ, x² + x + 2, ये x ये लीनियर फैक्टर है। क्यों लीनियर फैक्टर है, x = 0 की तरह से है, ये 0 लिखा नहीं जाता ना, तो ये x ये लीनियर फैक्टर है जो कि कितनी बार आया है, 3 बार आया है, समझे। क्योंकि ये फैक्टर डिनोमिनेटर में एक्चुअली कैसा लिखा गया है, डिनोमिनेटर इस तरीके से लिखा गया है, x/0 का होल क्यूब, यानी कि x = 0, ये फैक्टर रिपीट हुआ है 3 बार, तो उसको डायरेक्टली सिंपली ऐसे -0 का कोई मतलब नहीं है ना, तो इसके लिए वो ऐसा आया है x³, लेकिन वो लीनियर फैक्टर जो कि रिपीट कितना हुआ है, 3 टाइम्स। ठीक है, इतना समझा। तो ये x³ मैंने एज इट इज लिखा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर कोई पढ़ते हैं क्या, पढ़ते हैं तो देखो और उसको लिखो। देखो कोई दो नंबर मुझे ऐसे होने चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, +2, और उनका एडिशन कितना आना चाहिए, +3 आना चाहिए। तो 2 × 1, दोनों का अगर इंटू होता है तो मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाएगा, और दोनों का एडिशन भी 3 होता है, तो इसका मतलब फैक्टर क्या हो रहा है, 2 और 1। तो उसका कैसे लिख सकता हूँ मैं, इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, x + 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, x + 1 लिख सकते हैं। कितना क्लियर है।
तो ये हो गया ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए फैक्टर्स, ठीक है। तो देखो इसी को मैं फिर से कैसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 लिखा, अपॉन का ये एक्स क्यूब करा, यहाँ पर क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्चुअली मेन क्वेश्चन एज इट इज लिखा। इसका इक्विवेलेंट पार्ट क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन में क्या आएगा, ये एक्स क्यूब आएगा और ये उसके फैक्टर्स दैट इज़ एक्स प्लस 2 और यहाँ पर क्या आएगा, एक्स प्लस 1। अभी हम लोग राइट साइड का पार्ट अगर उसको देखते ठीक से, इसको नंबर 1 कर देता हूँ, इसको पार्ट देखते तो एक्स 3 बार आया है, लीनियर फैक्टर है, एक्स प्लस 2 ये भी लीनियर फैक्टर है और ये एक्स प्लस 1 ये भी लीनियर फैक्टर है। बस इसका मतलब लीनियर फैक्टर कितने हो गए, टोटल 5 हो गए, जिसमें रिपीटिशन 3 बार किसका हो रहा है, एक्स क्यूब का हो रहा है। तो देखो इसको कैसे लिखा जाएगा, मुझे इसका मतलब ये जो कर्ली लाइन से अंडरलाइन किया है ना जो फंक्शन, उसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है जो इस क्वेश्चन के साथ इक्विवेलेंट है। तो डायरेक्टली इसका निकाला हुआ पार्शियल फ्रैक्शन, ये कर्ली लाइन के फंक्शन का निकाला हुआ पार्शियल फ्रैक्शन मैं डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे मेन क्वेश्चन को मैं असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ पर मैं अभी ऐसा लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन में ये एक्स क्यूब लिखा, ये ब्रैकेट में किया एक्स प्लस 2 और इस टर्म के बाजू में लिखा एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एक्स प्लस 1, तो उसके ऊपर एक कांस्टेंट आएगा, एक ए अपॉन एक्स प्लस 1, क्योंकि वो लीनियर फैक्टर है। एक्स प्लस 2 ये भी लीनियर फैक्टर, तो अपॉन में एक्स प्लस 2 आ जाएगा, उसके ऊपर बी ये कांस्टेंट ले लिया। एक्स 3 बार रिपीट हुआ है, तो तीन बार तो एक को एक से होकर ही जाएगा ना, तो पहले एक बार लिखा एक्स, उसके ऊपर कांस्टेंट लिखा सी प्लस, उसके बाद दूसरी बार लिखा एक्स स्क्वायर, उसके ऊपर कांस्टेंट लिखा डी प्लस, तीसरी बार एक्स क्यूब आएगा, उसके ऊपर नेक्स्ट कांस्टेंट दैट इज ई ले लिया। इतना क्लियर है। तो इसके बाद वाली स्टेप भी हमें पता है, हमें क्या करना होता है, एक इमेजिनरी सर्कल लेना होता है और ऐसी इस प्लेस पे पुट करना होता है फंक्शन में, जो भी हम लोगों ने लिखा है ना, तो यहाँ पे पुट करेंगे। जो सर्कल किया है दिख रहा है, तो उस प्लेसेस पे मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करना है। उस इमेजिनरी सर्कल में अगर मैं लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करता हूँ, तो जो भी रिमेनिंग टर्म रहेगा कांस्टेंट के साइड में वो मुझे लिखना है, बस इतने से स्टेप पे। लेफ्ट साइड में क्वेश्चन में अगर इस सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर रखता हूँ तो वो इटसेल्फ कैंसिल हो जाएगा अपने आप। तो यह बचेगा क्या, लेफ्ट साइड में सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बचेगा, इज इक्वल टू, इस सर्कल में अगर लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर रखेंगे दैट इज एक्स प्लस 1, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ए के साइड में क्या क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब और एक्स प्लस 2, ये टर्म आ जाएगा ए के साइड में, प्लस बी के साइड में क्या टर्म आ जाएगा, एक्स प्लस 2 टर्म कैंसिल होकर बी के बाजू में आएगा एक्स क्यूब और एक्स प्लस 1 आएगा, एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा ना। सी के बाजू में क्या आएगा, सी के बाजू एक्स एक ही बार है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा सी के बाजू में और एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1 भी आएगा, ठीक है। डी के बाजू में उस इमेजिनरी सर्कल में अगर हम लोग लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर रखते हैं तो डी के बाजू में क्या आएगा, डी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक बार एक्स बचेगा ना, और साइड में क्या रहेंगे एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1 भी हो गए, क्लियर है। ई के बाजू में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर रखने पर एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ई के साथ क्या आएगा, ये प्लस है नीचे लिख लेता हूँ, ई के साथ क्या आएगा, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 और यहाँ पे होगा एक्स प्लस 1। इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मुझे कांस्टेंट निकालने को, देखो मुझे 4 कांस्टेंट जीरो करने होंगे, किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो ऑब्जर्व करो ठीक से, घाई मत करना, किसकी वैल्यू हम लोग कैसे जीरो कर सकते हैं, किसी भी 4 कांस्टेंट को हम लोग कैसे जीरो कर सकते हैं एट ए टाइम। तो किसी 4 कांस्टेंट में कोई सिंगल टर्म कॉमन है क्या, ये मुझे ऑब्जर्व करना है। क्या कहा, किसी भी कांस्टेंट को निकालने के लिए तो अदर कांस्टेंट में कोई टर्म ऐसा कॉमन हो रहा है क्या जिसको हम लोग जीरो पुट करने पर वो चारों कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे और एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अभी देखो ए के साथ एक्स प्लस 2 आया है, सी के साथ भी एक्स प्लस 2 आया है, डी के साथ भी एक्स प्लस 2 आया है और ई के साथ भी एक्स प्लस 2 आया है। तो इसका मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, सिंपली पुट एक्स इज इक्वल टू -2 कर सकता हूँ। एक्स प्लस 2 आया है ना उधर, तो वो टर्म जीरो होने के लिए एक्स मस्ट भी -2, तो पुट कितना लिखा है, एक्स इज इक्वल टू -2, पुट होने पर ए जीरो सी जीरो डी जीरो ई जीरो बी मिल जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में भी एक्स है, राइट, तो लेफ्ट साइड में एक्स है तो एक्स की वैल्यू -2 लिया हमने, -2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू -2 ये +2, इतना समझा। अभी देखिए एक्स की वैल्यू -2 थी, -2 + 2 कैंसिल और -2 का स्क्वायर लेफ्ट साइड में कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, इक्वल टू राइट साइड वाला पार्ट।
ये लाइन को कंसिडर मत करना, इसको उसके ऊपर लिखूंगा मैं। सिर्फ b की वैल्यू आ जाएगी, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8, यानी कि b -2 का क्यूब -8 -2 + 1 यानी कि क्या हो जाएगा ओनली -1 यहाँ से कितना हो जाएगा फिर 8b, और लेफ्ट साइड में 4 आया था 8b, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी होगी, देयरफॉर b की वैल्यू कितनी होगी, b = 1/2। आया समझ में, b की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 हो गई। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन चारों टर्म में अभी किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो यहाँ पर x इधर भी है, x इधर भी है, x इधर भी है, x इधर भी है, तो x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ ना सिंपली। x की वैल्यू क्या कहा, x की वैल्यू मैं सिंपली 0 पुट करूँगा, तो a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, d भी 0 हो जाएगा। डायरेक्टली क्या मिलेगा हमें, e मिल जाएगा। x की वैल्यू 0 है तो लेफ्ट साइड में x है, ये भी 0, ये भी 0, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा ओनली 2 रहेगा। a b c d 0 हो जाएंगे। इधर देखो 0 + 2 0, 0 + 1 1, 2 × 1 2, राइट साइड में रहेगा 2e और लेफ्ट साइड में रहेगा 2 रहेगा ओनली। क्या रहेगा लेफ्ट साइड में ओनली 2 रहेगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन पुट x = 0 करने पर जो आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर पुट x = 0 किया, यहाँ से का सिर्फ लेफ्ट साइड का 2 बचा, 2 लिखा, = ABCD सारे 0 हो गए, फिर उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ e मिला, तो देयरफॉर e की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, e की वैल्यू आ गई, उसके बाद b की वैल्यू आ गई हाफ। ठीक है, अभी नेक्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 4 कांस्टेंट में कोई कॉमन टर्म हो रहा है क्या, 4 कांस्टेंट के साथ कोई कॉमन टर्म आ रहा है क्या, इसमें ये प्रीवियस पेज था। यहाँ पर x+1 दिख रहा है, यहाँ पर x+1 दिख रहा है, यहाँ पर x+1 दिख रहा है, और यहाँ पर भी x+1 दिख रहा है, यानी कि मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। तो a की वैल्यू निकालने के लिए जहाँ पर भी x+1 है वो टर्म 0 करना होगा, तो उसके लिए मुझे x की वैल्यू क्या लेनी होगी -1। ठीक है, तो मैं वो स्टेप लिखूँगा, पुट x = -1। तो 4 टर्म तो कांस्टेंट हो गए, 4 कांस्टेंट 0 हो गए, तो a निकलेगा हमारा। x की वैल्यू कितनी ली है -1 ली है, तो -1 का स्क्वायर +1, ये +x था यानी कि -1, +1 कैंसिल होकर इधर क्या बचेगा 2 बचेगा, तो लेफ्ट साइड का मैं 2 लिखा डायरेक्टली, = -1 का स्क्वायर +1, x की वैल्यू -1 है, +1 कैंसिल बचेगा 2। ठीक है, = b c d और e 0 हो गए, x की वैल्यू -1 है, -1 का क्यूब माइनस रहेगा, 2 - 1 + 1, सिर्फ यहाँ से क्या होगा -a आ जाएगा। ठीक है, -a, देयरफॉर a = कितना हो गया -2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी हो गई -2 हो गई, इतना समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, a आ गया, b आ गया, सिर्फ d और c निकालना है। अभी क्या निकालना है, d और c। तो इसकी इतना निकालने के लिए हम लोग 2 इक्वेशंस बनाएंगे। क्या कहा, 2 इक्वेशंस बनाएंगे, b और c के इक्वेशंस रहेंगे, तो उनको सॉल्व करने पर, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर b और c की भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग x की वैल्यू कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग x की वैल्यू कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देखो x की वैल्यू -2 यूज़ हो गई है, x की वैल्यू 0 यूज़ करके हो चुका है, x की वैल्यू -1 भी यूज़ करके हो चुका है। तो मैं क्या ले रहा हूँ, पुट x = कितना लिया अभी 1 लिया, कितना लिया x = 1 लिया, और ये जो b a और e की वैल्यू आई है उसको भी यूज़ करूँगा। पुट x = 1 लिया, a की वैल्यू -2 यूज़ करी, b की वैल्यू +½ यूज़ की, और e की वैल्यू कितनी 1 यूज़ की, और जिसमें साथ साथ में x कितना लिया 1 ले लिया। तो इस इक्वेशन में देखो, ये मेन इक्वेशन, इसको एरो कर देता हूँ, बड़ा है क्वेश्चन थोड़ा सा। x की वैल्यू 1 ली, 1² 1, ये +1 और ये 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, लेफ्ट साइड पे कितना लिखा 4 लिखना है मुझे, लेफ्ट साइड में ये लिखा 4 = लिखने पर राइट साइड में a की वैल्यू कितनी ली है मुझे, a की वैल्यू -2 लेनी है, तो -2 लिखूँगा। x को लिया है 1, 1 ³ 1, 1 + 2 3, 3 इंटू ये a की वैल्यू दैट इज़ -2, ये कितना लिखा -6 कैसा आया समझा होगा। x की वैल्यू 1 है, 1 + 2 3, x की वैल्यू 1 है, 1 ³ 1, 3 इंटू 1 1, और a की वैल्यू कितनी थी -2 थी, तो 3 इंटू -2 -6 लिखा, प्लस x की वैल्यू 1 है, तो 1 ³ 1 होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2b हो जाएगा, इधर 2b, यहाँ पे लिखा 2b। x की वैल्यू 1 है, 1² 1, x की वैल्यू 1 है, 1 + 2 3, 1 + 1 2, 3 2 ज़ा 6, 6c हो जाएगा, प्लस
6c प्लस 6c। ठीक है, नेक्स्ट डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू भी नहीं निकाली। अच्छा, बी की वैल्यू आई हुई है यहाँ पर, बी की वैल्यू ये जो बी है लिखा था ना 2b की जगह पे मुझे बी की वैल्यू यूज़ करनी है, दैट इज़ 1/2। तो ये बी थोड़ा सा क्रॉस कर देता हूँ, क्रॉस कर दिया उसकी जगह पे, ये 1/2 लिखा, बी आया है हमारे पास। ठीक है, इधर मैंने बी लिखा था तो बी को हल्के से मैंने क्रॉस किया और उसकी वैल्यू बी की वैल्यू 1/2 लिख दी। ये 6c कैसे, एक्स की वैल्यू 1 है, 1 + 2 3, 1 + 1 2, 2 × 3 6, 1 स्क्वायर 1 और ये 6c लिखा। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू 1 है, 1 + 2 3, 1 + 1 2, 3 2 ज़ा 6, 6d प्लस 6d। सी और डी अननोन रहेंगे, ए बी और ई आया हुआ है ना, ई है वो, ई है, तो सी और डी अननोन रहेंगे। ठीक है, तो ये डी भी लिखा और लास्ट में 6d हो गया ये लास्ट में, प्लस ई की वैल्यू 1 है, 1 + 1, 1 + 1 ये 2 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, प्लस 6 आएगा सिर्फ। ठीक है, प्लस 6 आ जाएगा। इक्वेशन पे ध्यान दो थोड़ा सा, ये 2/2 कैंसल, ये 4 लिखा, -6 प्लस ये 2/2 कैंसिल, क्या रहेगा 1 बचेगा, प्लस 6c प्लस 6d प्लस 6। इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये -6 प्लस 6 कैंसल, ये +1 पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4 - 1 कितना रहेगा 3 रहेगा, इज इक्वल टू 6c प्लस 6d। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय अगर 3 होता है तो ये क्या मिल जाएगा, दैट इज़ 1 इज इक्वल टू 2c प्लस 2d। डिवाइडिंग बोथ साइड पे क्या कर दिया, 3 कर दिया। इस इक्वेशन को मैंने ए कैपिटल लेटर में ए लिखा। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से पुट एक्स की वैल्यू कुछ भी कंसिडर करनी है, जो भी पहले कंसिडर की थी उसको छोड़कर, क्या क्या बोला, जो भी पहले वैल्यू एक्स की दी थी उसको छोड़कर हम लोग जो कुछ भी वैल्यू दूसरी ले सकते हैं जो कि यूज़ नहीं हुई है, और आए हुए ए बी और ई की वैल्यू यूज़ करनी है। तो यहाँ पर देखो, एक्स इज इक्वल टू 0 यूज़ हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 1 यूज़ हुआ है, एक्स इज इक्वल टू -2 यूज़ हुआ है और एक्स इज इक्वल टू -2 भी यूज़ हुआ है। तो मैं एक्स की वैल्यू अभी 2 ले लेता हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू कितना ले लिया, अभी मैंने 2 ले लिया, और ये ए की वैल्यू आई हुई -2, बी की वैल्यू आई हुई 1/2 और ई की वैल्यू इज इक्वल टू 1। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप है, देखो अभी एक्स की वैल्यू कितनी ली है हमने, 2 ली है, तो ये इक्वेशन जहाँ पे मैंने एरो किया है, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। लेफ्ट साइड में 8 क्यों आया समझा, 8 लिखा क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 ली है, ए की वैल्यू पता है मुझे, दैट इज़ कितनी कंसिडर करनी है -2। एक एक्स की वैल्यू 2 ली है हमने, कितना 2 ली है, 2 + 2 4, 2 क्यूब कितना होता है 8, 8 × 4 32, और ये 32 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी -2, कितना हो जाएगा -64। नेक्स्ट स्टेप में बी की वैल्यू कितनी लेनी है, मुझे हाफ लेनी है, तो बी की वैल्यू कितनी लूँगा मैं, हाफ लूँगा, प्लस चलो हाफ लिख देता हूँ, हाफ लिखा, ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8, और ये एक्स की वैल्यू 2 है, 2 + 1 2 + 1 होगा 3, और ये 8 3 ज़ा 24 इंटू 24 कर दिया। ठीक है, अब बी की वैल्यू लिखी हाफ, प्लस सी की वैल्यू निकालनी है ना, ये प्लस सी लिखा एज इट इज़, 2 स्क्वायर 4, यहाँ पे रहेगा 4, 2 + 2 4, ये 4 4 ज़ा 16, 16, 2 + 1 कितना होता है 3, 16 3 ज़ा, 16 3 ज़ा जो भी वैल्यू आएगी वो पे लिख दूँगा, 16 3 ज़ा 48, उसको लिखेंगे 48, 16 3 ज़ा। नेक्स्ट प्लस एक्स की वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 + 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3, 8 × 3 कितना हो जाएगा 24, प्लस 24d, प्लस ई की वैल्यू 1 है, 2 + 2 4, 4 और ये 2 + 1 3, 4 3 ज़ा 12, ई की वैल्यू 1 थी, ये 12 रहेगा। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पर पीछे 8 था, ये -64 एज इट इज़ लिखा, 24/2 कितना रहेगा 12 रहेगा, प्लस ये 48c लिखा, प्लस ये 24d लिखा, और ये प्लस 12 लिखा। ठीक है, 12 + 12 24, उसको 24 लिख देता हूँ, जो भी 24 होगा वो -64 से क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि -64 + 24, -64 + 24 करने पर आंसर कितना आ जाएगा -40 इज इक्वल टू -40
ये 12 और ये 12 24 -64 से बैलेंस किया तो कितना हुआ -40। राइट साइड में क्या बचा यहाँ पर 48C और प्लस 24D। ये -40 लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर लेफ्ट साइड में कितना मिलेगा मुझे 48 इज इक्वल टू 48C प्लस 24D। तो इसको अगर मैं किससे डिवाइड 24 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर 2C मिलेगा और यहाँ पे D मिलेगा। इतना क्लियर है। इसको मैं नंबर B लिख देता हूँ, अल्फ़ाबेट में B इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। तो सॉल्विंग इक्वेशन A एंड B, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन A एंड B डायरेक्टली A इक्वेशन में क्या था, देखो ऊपर कांस्टेंट कौन थे, अननोन कौन थे, C और D ये अननोन थे ना। A इक्वेशन क्या है 1 इक्वल टू 2C प्लस 2D और B इक्वेशन में अननोन्स कौन है 2C प्लस D इज इक्वल टू 2 है। इसका क्या कर सकता हूँ मैं, सिंपली सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ ना। देखो A भी इक्वेशन क्या था 2C प्लस 2D इज इक्वल टू 1 था। A इक्वेशन 1 इक्वल टू 2C प्लस 2D और B इक्वेशन में क्या है हमारे पास 2C प्लस D इज इक्वल टू 2, 2C प्लस D इज इक्वल टू 2। अगर इसका सब्ट्रैक्शन कर दो तो -+2C कैंसिल, 2D माइनस D सिंगल D रहेगा। ये 1 - 2 करने पर कितना आएगा -1 ही आएगा, ठीक है। 2D 1 - 2 -1, तो D की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 D की वैल्यू कितनी होगी हमारी -1 हो गई। D की वैल्यू इक्वेशन A में पुट करो या फिर इक्वेशन B में पुट करो, उससे हमें क्या मिल जाएगा C मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं जो लिखना है C इज इक्वल टू कितना आ रहा है वो लिखूंगा मैं। C कितना आ रहा है, देखो D की वैल्यू कितनी आई है -1 आई है। ये -1 अगर राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। C की वैल्यू होगी 3/2। ये D मिला, ये C मिला, यहाँ पर मुझे A मिला है, B मिला है, E मिला है। तो A, B और C की ये जो भी वैल्यूज़ आई है वो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी होगी, यहाँ पर जो इक्वेशन लिखा था ना ये, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन दिया तो इसको मैं इक्वेशन क्या लिख देता हूँ, ये वाले इक्वेशन को मैं 2 लिख देता हूँ। और ये 2 वाला इक्वेशन इस फंक्शन के साथ असाइन हो रहा है जो कि मेन क्वेश्चन के साथ असाइन हो रहा है। तो इसका मतलब डायरेक्टली मैं मेन क्वेश्चन लिखकर जो A B C D E की जो वैल्यूज़ आई है ना उसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका चलो मैं आंसर लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। एक फाइनल आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली A B C D E की वैल्यूज़ आने के बाद फाइनल आंसर कैसे होगा, A B C D E की वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दी। हमारे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना ये A B C D E में जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और लेफ्ट साइड पे जो ये मेन क्वेश्चन था इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाला था, यानी कि ये अंडरलाइन वाली पार्ट का जिसके लिए मेन क्वेश्चन ये था ना, तो मेन क्वेश्चन के लिए ही उसका पार्शियल फ्रैक्शन मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। दैट इज़ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। वो इस कंसेप्ट के ऊपर मुझे और एक क्वेश्चन करवाना था, वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे लेक्चर स्टॉप कर देता हूँ। अगर किसी कंसेप्ट में या फिर किसी स्टेप में आपको डाउट लग रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय और टेक केयर।